काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका 2 आर्टिकल्स में गिवन है, एक में 163 आर्टिकल है और एक आर्टिकल है 164। अब 163 आर्टिकल क्या कहता है कि एक जो है, अब इसमें थोड़ा सा डिस्क्लेमर दिया हुआ है, जैसा पहले था आपका जो 74 बिल्कुल वैसा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है किसके पास, तो आपके गवर्नर के पास। तो एक आपका 163 में क्या लिखा है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड, अभी जो हम बात करते आ रहे हैं, हेड होगा चीफ मिनिस्टर। इसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। गवर्नर इसको अपॉइंट करेगा। साथ में ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम होगा, ये एंड एडवाइस करेगा इसको गवर्नर, और गवर्नर इसी की बात पे एक्ट करेगा, तो ये बोलेगा एक्ट। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, नोट करके, कि अदर देन डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर, अदर देन डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर का डिस्क्रिशन के अलावा, तो डिस्क्रिशन क्या दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन आपका दिया हुआ है गवर्नर का, उसके अलावा इसके एड एंड एडवाइस पे एक्ट करेगा गवर्नर। तो ये सीधा मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है। लेकिन ऐसा जो आर्टिकल 163 के समकक्ष है, हार्मनी लेता है यूनियन वाला 74, उसमें कहीं डिस्कस नहीं है। ये यूनियन का सीओएम है, यहाँ पे यूनियन का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया गया है। तो ये हो गया आर्टिकल 163। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 164 की। 164 में क्या दिया हुआ है, 164 में सब कुछ डिफाइंड है, ठीक है। सबसे पहले 164 में अपॉइंटमेंट डिफाइन है। होगा कैसे अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट करता गवर्नर है, ये बात पता ही है आपको, गवर्नर करेगा। अच्छा, किसका करेगा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का करेगा गवर्नर अपॉइंटमेंट, और उस पार्टी के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाएगा जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है, सॉरी मेजॉरिटी है, सॉरी मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी इन द हाउस। अगर हाउस में उसके पास मेजॉरिटी है तो उसको सीएम अपॉइंट कर देगा। अब सीएम जिसको बोलेगा, रिकमेंड करेगा, उसको बनाया जाएगा मिनिस्टर। यानी मिनिस्टर्स को खुद नहीं अपॉइंट करेगा, वैसे तो खुद तो उसको भी अपॉइंट नहीं करेगा सीएम, जो पार्टी जिसको चूज करती है उसी को बनाता है, और इससे ही मिलके बनेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये बात डिफाइन की गई थी किसमें, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में किया गया है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया है कि टोटल हाउस का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है, 15% से ज्यादा, तो टोटल हाउस का 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर सीएम, ठीक है। इसमें आपका मैक्सिमम होगा क्या, सीएम, ठीक है। अब लेकिन कुछ ऐसे भी जो है आपकी वो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे कि अगर आप देखोगे गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली, तो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं,
सिर्फ 40। अब गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्किम की इससे भी छोटी है, सिक्किम की 32 ही है, 32। अब अगर 32 में देखोगे तो 32 का 15% निकालोगे तो आपको 3.2 तो 10%, और फिर 1.6 तो 3.2 प्लस 1.6 हो जाएगा 5 के अबाउट है। तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 5 का होगा क्या? तो जो छोटी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके लिए प्रोविजन किया गया मिनिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा 12। हाँ, मिनिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे 12 होगा, मैक्सिमम 15 होगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन किया गया। अब ये मिनिमम वाला लोकसभा में नहीं काम करेगा क्योंकि लोकसभा तो एक ही है और उसमें डिफाइंड है, तो उसमें 15% वाला ही फॉर्मूला चलेगा, इसलिए लोकसभा में हमने इस बात को डिस्कस किया ही नहीं था। ठीक है, तो मिनिमम मिनिस्टर्स आपके 12 होंगे और मैक्सिमम मिनिस्टर्स टोटल का 15% होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखनी है हमको। ये तो हो गया अपॉइंटमेंट समझ में आ ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे बनाते हैं और बीच में लिखते हैं COM। अपॉइंटमेंट आप समझ गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, हेडेड बाय CM। ठीक है, अब इसके बारे में और चर्चाएं कर लेते हैं, जैसे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी मंत्री बनने की। तो मंत्री बनने की क्वालिफिकेशन है कि आपको होना चाहिए क्या, आपको जो है स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, नोट करके मैं लिख देता हूँ, 6 months इसका एक्सेप्शन है। 6 महीने तक आप मेंबर नहीं हो तो 6 महीने तक आप जो है मिनिस्टर रह सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना, 6 महीने में आपको फिर से मेंबर बनना पड़ेगा अगर आपको मिनिस्टर बनना है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये ओथ किसके सामने लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर मिनिस्टर? तो पहले तो 2 ओथ लेगा, एक तो पोस्ट की और एक सीक्रेसी की। सीक्रेसी दोनों ही ओथ गवर्नर के सामने लेगा। ठीक है, टर्म क्या होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री का? तो टर्म जनरली तो 5 years होगा, 5 years होगा, लेकिन उससे पहले भी कैन बी डिसॉल्व ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर और ऑन और ऑन नहीं लिखो, और if not have majority in the house, majority in the house। majority in the house। ठीक है, ये टर्म होगा। अब टर्म में एक बात और आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर मंत्री इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है ये आपका किसके लिए? गवर्नर के लिए। यानी किसी भी मंत्री को मंत्री पद से यानी मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करा सकता है। कौन करा सकता है? वो करा सकता है आपका किसी भी पोस्ट से जो है रिजाइन करा सकता है गवर्नर। ठीक है, मतलब रिजाइन गवर्नर ले सकता है किसी की भी, लेकिन रिजाइन गवर्नर तभी लेता है जब उसे चीफ मिनिस्टर जो है आपका क्या करे? चीफ मिनिस्टर जो है रिकमेंड करे, चीफ मिनिस्टर बोले रिजाइन लेने के लिए, तब लेता।
अब ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जिसमें चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है, तो वो फिर डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी जिसमें हाउस में मेजोरिटी ना हो उस पार्टी के पास, तो ठीक है। और ये लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। असेंबली याद रखना, काउंसिल नहीं है, असेंबली है वर्ड, ठीक है। वहां पे लोकसभा था। तो इतनी बात तो यहाँ पे समझ में आएगी होगी, टर्म भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। जनरली 5 ईयर टर्म होता है इनका। और क्या बचा? हाँ, सैलरी, सैलरी एंड पेंशन। तो सैलरी एंड पेंशन की अगर हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स की, सर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ये गवर्नर के लिए क्यों रहेंगे और सीएम के लिए क्यों नहीं? प्रैक्टिकल में तो सीएम के लिए रहेंगे, लेकिन सीएम रिजाइन नहीं करा सकता। सीएम वो देगा, रिकमेंड करेगा रिजाइन के लिए, मतलब वो रिकमेंडेशन बाउंड होगी गवर्नर पे, ठीक है। लेकिन सीएम रिजाइन नहीं करा सकता, तो मतलब सीएम खुद रिजाइन नहीं ले सकता, सीएम गवर्नर को बोलेगा। लेकिन गवर्नर उसके लिए रिस्पॉन्सिव, गवर्नर बाउंड है कि वो रिजाइन लेगा अगर सीएम बोलेगा किसी भी मिनिस्टर की रिजाइन। डिसाइडेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, इसकी सैलरी और पेंशन कौन डिसाइड करता है? खुद स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। मिलती कहां से है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट के ही कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है इनको सैलरी। इसीलिए जो है हर चीफ मिनिस्टर को आपको देखने को मिलेगा कि हर चीफ मिनिस्टर की सैलरी जो है आपकी डिफरेंट होती है, ठीक। तो ये तो हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में चंद बातें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और रह गई है ना, रिजाइन और रह गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर मिनिस्टर रिजाइन किसको देगा अगर देना चाहे? और रिजाइन देगा गवर्नर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर मिनिस्टर रिजाइन देगा अपना गवर्नर को, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बातें इसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। कुछ बातें सीएम के बारे में कर लेते हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो पहला, ये गवर्नर और स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक लिंक है। सीओएम के बीच में एक लिंक है, ये आर्टिकल है 177, ठीक है। तो ये हमने वहां पे भी देखा था, वहां पे 78 आर्टिकल था जो आपका 177 नहीं है, 167 है। 78 आर्टिकल था वहां पे, 167 167, ठीक है। वहां पे 78 आर्टिकल था, और 78 आर्टिकल क्या बोल रहा था? 78 आर्टिकल ये बोल रहा था, प्राइम मिनिस्टर इज द मीडिएटर बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका गवर्नर है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर जो होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, एलओएच होता है। तीसरा, चीफ मिनिस्टर के बारे में आपने याद रखना है कि ये जो है आपका जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसको हेड करता है। चेयर करता है ऑल द कैबिनेट मीटिंग्स को, ठीक है। और एक अहम भूमिका निभाता है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ
COM ऑफ स्टेट। स्टेट के COM में एक अहम भूमिका निभाता है जिसको बोला जाता है वही अपॉइंटमेंट। ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट का। चलिए अब बात कर लेते हैं एक प्राणी की, एक ऑफिसर की, जिसको बोलते हो आप एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 में 163, 64 और उसी के पास जस्ट बाद 165 में दिया हुआ है। ठीक है, 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट दिया हुआ है। ये आपका आर्टिकल 76 में दिए हुए आपके अटॉर्नी जनरल जैसा ही है। ध्यान रखिए, अटॉर्नी जनरल जैसा होता है कहाँ पे, यूनियन में, वैसा ही एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में। लेकिन अंडर आर्टिकल 148 जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऐसा कोई पोस्ट स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि कैग जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए काम करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की। इसकी सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन होगी जज ऑफ हाई कोर्ट बनने की क्वालिफिकेशन। जज ऑफ हाई कोर्ट, वो होता है अटॉर्नी जनरल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर जज ऑफ हाई कोर्ट बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? आप पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, आपने 10 इयर्स एज जज काम किया हो भारत के किसी भी जो है आपके उसमें। सर 10 years एज अ एडवोकेट नहीं होता एंड 5 years एज अ जज? वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट में आपने 10 साल एज अ जज या 10 इयर्स एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट काम किया हो, दोनों में 10-10 होता है। ठीक है, यहाँ पे एज अ जज आपने कहीं पे भी एज अ जुडिशियल अथॉरिटी 10 इयर्स तक आपने कोई जो है जुडिशियल पोस्ट को रखा हो। 10 इयर्स एज जज या जुडिशियल पोस्ट के बात कर लेते हैं, क्योंकि आप किसी उसके भी हो सकते हो। 10 इयर्स एज जुडिशियल ऑफिस आपने रखा हो, जुडिशियल ऑफिस में रहो। जुडिशियल ऑफिस वैसा लग रहा है। 10 years as जुडिशियल पोस्ट। मतलब आप किसी ट्राइब्यूनल के भी रह सकते हो, ट्राइब्यूनल में आप जज रहे हो, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हो गया, या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल हो गया। इसके आप अगर जुडिशियल पोस्ट आपने रखी है 10 साल तक, है ना, कहीं भी जुडिशियल पोस्ट रखी है इंडिया में, तो आप क्वालिफाइड हो। साथ में अगर 10 साल तक हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो तो आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो ये है हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशंस, और इन्हीं क्वालिफिकेशंस की बेसिस पे जो है आपका एडवोकेट जनरल भी आपका अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करता है आपका गवर्नर। सैलरी कितनी मिलती है? डिसाइडेड बाई गवर्नर। गवर्नर डिसाइड करता है सैलरी कितनी मिलेगी। साथ में सैलरी के बाद आपका टर्म कितना होगा? तो टर्म यहाँ पे अप टू द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर के प्लेजर तक काम करेगा। ठीक है, साथ में अप टू द प्लेजर ऑफ गवर्नर हो गया, अपॉइंट हो गया। अच्छा, अगर रिजाइन करना चाहे तो रिजाइन किसको देगा? ये गवर्नर को। और यही सारी चीजें प्रेसिडेंट के लिए हो जाएंगी अटॉर्नी जनरल में। ठीक है, ओके। और अच्छा, अब इसका देख लेते हैं फंक्शन क्या होगा, काम क्या करेगा, ये तो सब देख लिया।
इसका फंक्शंस क्या क्या होंगे? पहला फंक्शन होगा कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट होता है। ये एज अ लॉयर वर्क करेगा, लॉयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एज अ स्टेट गवर्नमेंट का लॉयर जो है आपका ये एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये क्या लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ सकता है जाके, तो ये वोट नहीं कर सकता है, हियर और स्पीक कर सकता है ना। ये है 177, ये पावर इसको जो है दी गई है इनकी। ठीक, तो ये हो गया आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बस इतना ही हमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में याद रखना है, और बाकी हमने आपको बताया था, नोट करके मैं बता देता हूँ फिर से, कि ये जो है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा, ये जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस नहीं लेगा, केस नहीं ले सकता। ठीक है, और थर्ड, कोई भी क्रिमिनल केस लेने से पहले पूछेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है हमें।